मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हमारे शहर के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी का और बहुत ही आह्लादित कर देने वाला क्षण है, जिसमें कि हमारे आगरा शहर से सक्षम गोयल जी, जिनकी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित परीक्षा में पूरे देश भर में 27th रैंक आई है, और इन्हीं के साथ कुछ 2-4 ऐसी बातों को आपके साथ शेयर करेंगे जो हो सकता है आपके जीवन में, आपके बच्चों के भविष्य में आपको आगे का अपना मार्ग निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सक्षम, वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू दैट द young boy cracked the IAS with just 27th rank. So congratulations once again. यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ कि IAS में या संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा देने के लिए आपकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और ये बहुत रेयर होता है कि जब 21 या 22 वर्ष में कोई भी इस परीक्षा को उच्चतम श्रेणी के अंकों के साथ और मेरिट पर पास करता है। तो सक्षम, सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो सफलता कल आपको यूपीएससी के रिजल्ट आउट होने के साथ मिली, इसका कितना आपको आभास था, कितना आपको आइडिया था कि आप किस लेवल पर आएंगे या किस रैंक पर आएंगे? देखिए, इसमें आभास तो हो नहीं सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एग्ज़ाम है। रिज़ल्ट आने के 5-10 मिनट पहले ही मैं किसी को टेक्स्ट कर रहा था कि कहीं भी नौकरी लग जाए, अब बस अनएम्प्लॉयड नहीं रहना है। तो इसमें बहुत अनसर्टेन है, लेकिन हाँ ये था कि पेपर अच्छा गया था तो इसलिए लग रहा था कि शायद हो जाए। सक्षम के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आगरा के सेंट कॉन्वेंट से इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन की है, उसके बाद दिल्ली में सेंट स्टीफेंस से, और उसके बाद इनको स्पेशल तौर पर हार्वर्ड से एक इनविटेशन रिसर्च के तहत आया, जो कोई बहुत ही पसंद किया गया, बहुत ही लाइक किया गया। इसके लिए आपने जो तैयारी है वो किस दिन से शुरू की, बल्कि मैं पूछना चाहूँगा सोच कब से आपकी बनी? देखिए, सोच बिगनिंग में, क्योंकि मेरे फैमिली में सब गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हैं, तो बिगनिंग में तो ये था, लेकिन कभी श्योर नहीं था कि मुझे यही करना है। उसके बाद जब मैं अपने कॉलेज में गया तो कई एलुमनाई थे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो आते थे, लेक्चर्स देते थे। फिर मैं कई बुक्स पढ़ता था ब्यूरोक्रेट्स की, जर्नलिस्ट्स की, इकोनॉमिस्ट्स की जो गवर्नमेंट में थे, तो वहाँ से लगा कि हाँ ये जॉब एक ऐसी है जहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। लेकिन लास्ट मोमेंट तक, 3rd ईयर तक हमेशा एक ही डायलेमा रहा कि या तो ये करना है या फिर मैं इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बनूँ। तो इसीलिए जो हार्वर्ड समर स्कूल में आपने बोला, वहाँ पर भी मैंने एक कोर्स करा, क्योंकि ये एक डायलेमा हमेशा से था। जब कोविड हुआ तब एक बार को ये फिर फाइनल डिसीजन लेना था कि किस तरफ जाना है, तब इसके तरफ मैंने रुझान करा। जब इनके दिमाग में थॉट आया उस समय ये 3rd ईयर में थे अपनी ग्रेजुएशन के, तो इस चीज़ से हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि वो पेरेंट्स जिनको बहुत जल्दी है, या वो पेरेंट्स जो बहुत ही नेसेंट समय में बच्चों को इसकी तरफ पुश या प्रेशराइज करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सक्षम, इसके लिए थोड़ा सा यूपीएससी में क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, और किस तरह से सब्जेक्ट्स का चयन करते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए। 3 स्टेजेस होती हैं। एक प्रीलिम्स होता है जिसके अंदर 2 पेपर्स होते हैं। एक जीएस का पेपर होता है जिसके अंदर आपको जो भी कट ऑफ होती है वो क्लियर करनी होती है। लगभग 9,000 से 12-13 हज़ार के बीच में, इस साल शायद ज़्यादा लोग इसको क्वालिफाई करते हैं। और दूसरा सीसैट पेपर होता है जिसके अंदर मैथ्स और इंग्लिश लार्जली ये होता है, जिसके अंदर आपको 2/3 मार्क्स, मतलब 67 मार्क्स आउट ऑफ 200 लाने होते हैं। ओके। ये क्लियर करने के बाद फिर मेंस का पेपर होता है जिसके अंदर कई सारे पेपर्स होते हैं और ऐसे टाइप पेपर्स होते हैं, जिसके अंदर पहले एक ऐसे का पेपर होगा, फिर 4 जीएस के पेपर्स होंगे और 2 ऑप्शनल के पेपर्स होंगे। इसके अलावा 2 लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जिसके अंदर 25% मार्क्स ही लाने होते हैं। इसे क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और जो फाइनल आपकी रैंक बनती है वो इंटरव्यू मार्क्स प्लस मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनती है,
जहाँ तक आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बोला, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से चूज़ करते हैं। इस पे मैं ज़्यादा एडवाइस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने वही सब्जेक्ट लिया जो मेरे ग्रेजुएशन में था। तो इस तरह से आपने देखा कि आईएएस के लिए मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेन एंड तीसरा इंटरव्यू। इस सब के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लगभग 11 लाख लोग इसके लिए फॉर्म्स भरते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 700 या 750 ये विभिन्न समय पर भारत सरकार की रिक्तियों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इतने ही लोग इसमें चयनित हो पाते हैं। प्रिपरेशन के कई तरीके हैं। कई लोग कोचिंग क्लासेस करते हैं, कई लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कई लोग हाइब्रिड मेथड अपनाते हैं। और आपने किस तरह का मेथड अपनाया? आपने जो पढ़ाई की उसका प्रारूप क्या रहा, उसका फॉर्मेट क्या रहा? मैंने सेकेंड ईयर में एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई तो मैंने ज़्यादा अटेंड नहीं करी। उस टाइम पे मैंने जो कुछ किताबें होती हैं लक्ष्मीकांत बिपिन चंद्रा, उन्हें पढ़ा। उसके बाद फिर जब मैं यहाँ पे वापस आया लॉकडाउन में, तब मैंने सेल्फ स्टडी करी। कुछ एक आध कोर्सेज जो 1 महीने 1.5 महीने के होते हैं करंट अफेयर्स के, वो सब मैंने अटेंड करे। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है कोचिंग लेने ना लेने का, वो आपको अपने ऊपर देखना पड़ता है। अगर कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में कुछ लिखना आता नहीं है, तो उसे कोचिंग लेनी ही पड़ेगी क्योंकि उसे इंट्रोड्यूस होना है उन सब्जेक्ट से। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने का उद्देश्य ये था कि कई बार बहुत महंगी कोचिंग्स पर जाना करना और उसको माइंड सेट में बिठा लेना, जितने भी टॉपर्स होंगे ज़्यादातर केसेस में ये वर्क नहीं करता। तो यहाँ पर जो एक मेन चीज़ समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप अपने सब्जेक्ट पर कितना कमांड रखते हैं। अगर आपका बेसिक सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में किया है वही इतना मजबूत है तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, कम से कम इनिशियली तो नहीं पड़ेगी। जो मेन बेसिक पर्पस है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का वो ये है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को या फ्यूचर एस्पिरेंट्स को 3 भागों में बांट दिया है। 8th क्लास टू 12th क्लास एंड देन फ्रॉम 12th टू ग्रेजुएशन एंड देन आफ्टर ग्रेजुएशन। तो अब हम सक्षम जी से ये समझने का कोशिश करेंगे, आप लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि अगर आप 8वीं से 12वीं तक के क्लास में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपको जो अपनी थिंकिंग है या आपको जो इस परीक्षा के लिए सोचना है वो किस तरह से सोचना है और क्या करना है। हाँ जी सक्षम। मेरे हिसाब से जैसे आपने 3 जो स्टेजेस बोले, अगर उस हिसाब से बोलूँ 8th से 12th तक अगर ना ही सोचें तो बेहतर है। उस टाइम पे आप अपने इंटरेस्ट्स डेवलप करें। जैसे मैंने बताया 3rd स्टेज इंटरव्यू की है, उसका नाम है पर्सनालिटी टेस्ट। अगर केवल यूपीएससी ही पढ़ते रह गए तो पर्सनालिटी तो डेवलप हुई नहीं। तो अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर करिए, आपके स्पोर्ट्स हो या फिर कोई इंटरेस्ट एरिया हो जिसके बारे में आपको पढ़ना होता हो। जैसे मुझे इंदिरा गांधी के बारे में पढ़ना होता था। उन एरियाज़ को डेवलप करिए। ये बहुत अर्ली स्टेज है। न्यूज़पेपर्स जो हैं उन्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी यूपीएससी के बारे में सोच के नहीं। जो इंटरेस्ट हो, अगर जैसे पॉलिटिक्स, जो कोर पॉलिटिक्स होती है वो यूपीएससी में थोड़ी आएगी, लेकिन उसे भी पढ़ना चाहिए क्योंकि आप अपने जनरल सराउंडिंग से अवेयर होते हैं। जो आपने 2nd स्टेज बोली ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के अंदर मैंने ट्राई करा था यूपीएससी का प्रिपेयर करने का, पर मुझे उसका फ़ायदा नहीं लगा क्योंकि अगर ग्रेजुएशन के अंदर आप अपने कॉलेज डेज को एंजॉय नहीं करेंगे तो आपका एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ आप वेस्ट कर रहे हैं। कॉलेज स्टडीज़ और कॉलेज एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं और जब आप आंसर्स भी लिखेंगे तो वो उसमें भी छलकेगा। इसलिए कॉलेज के अंदर भी थोड़ा बहुत, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है ये, तो आप सिलेबस देख लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 3rd स्टेज जो आपने बोली आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के टाइम पे एक और चीज़ मैंने जो करी थी, प्रोसेस समझ लेना चाहिए कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू है, क्या क्या पढ़ना है, मोर इम्पॉर्टेंटली क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि एडवाइस देने वाले बहुत सारे हैं, शायद इस वक्त मैं भी हूँ, तो किस एडवाइस को मानना है, किसको नहीं मानना है, एक बार वो समझ लिया। ग्रेजुएशन के बाद ही प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू हो सकती है। और अगर एकदम टारगेटेड अप्रोच रखें, कस्टमाइज्ड अप्रोच रखें, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, उस बेसिस पे आप अपना एक प्लान बनाएं, जो एक ऐसा प्लान होता है जो चेंज होता रहता है।
हर महीने चेंज होगा, हर हफ्ते चेंज होगा, हर रोज़ भी चेंज हो सकता है, 1-2 घंटे बाद भी फिर चेंज हो सकता है। कस्टमाइज प्लान होना चाहिए। जैसे कि एक सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर, वो मुझसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता था और उससे आते भी 2-3 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सिरे से पूरा छोड़ दिया। एंशिएंट और मिडीवल इंडिया हिस्ट्री का वो भी मैंने पूरा छोड़ दिया, जबकि लगता है कि हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था मैं वो याद ही नहीं कर पाऊंगा। कस्टमाइज अप्रोच रखी तो उससे टारगेटेड अप्रोच रख के हो गया। काफ़ी सारी चीज़ें आपके भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी कि बच्चों को कोई ज़्यादा टच नहीं करना। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी अगर आप आ गए हैं तो आपको अपने ग्रेजुएशन को एंजॉय करना है और अपने सब्जेक्ट्स पर इतनी अच्छी नॉलेज पकड़ करनी है, क्योंकि वही तो आईएएस में आपको उन सब्जेक्ट्स में काम आएगी। तो इस तरह से आपको ये अप्रोच करनी है। बाकी इसी तरह का और भी नए कंटेंट्स के लिए और भी नए सब्जेक्ट्स के लिए जो आपके काम में आ सकते हैं, आपके जीवन में कुछ तो भी नई चीज़ में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत लाइव शॉर्ट्स विद पुनीत अग्रवाल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अभी तक हमने सक्षम से आईएएस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बारे में, डिफरेंट स्टेजेस के बारे में और उनकी प्रिपरेशन के बारे में हमने बात की। अब हम आगे पूछेंगे उनसे उनके फैमिली के रोल के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज की इस एग्ज़ाम में कितनी इम्पोर्टेंस है। इन सारी बातों को जानने के लिए और इनका सटीक जवाब पाने के लिए मेरा दूसरा वीडियो संडे 5 जून रात 8 बजे देखिए मेरे यूट्यूब चैनल लाइव शॉर्ट्स विद पुनीत अग्रवाल पर। और हाँ, ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करिए। हो सकता है ज़िंदगी के किसी मोड़ पर ये उनके बहुत काम है।